नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। गुजरात के महसाणा में मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री में टैंक खोदते वक्त पेश आया हादसा। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को लेंगे हरियाणा के वजीर आला के ओहदे का हलफ। वजीर आजम मोदी भी होंगे शामिल। टेरर फंडिंग मामले में मुलजिम और बारामूला के पार्लिमानी रुकन इंजीनियर राशिद की अबूरी जमानत की मुद्दत में तौसी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया दहशतगर्द पार्टी। कहा वो लिंचिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। और इजराइल पर हिजबुल्लाह के ताजा हमले। ईरान के कौमी पार्लियामेंट के स्पीकर ने किया लेबनान का दौरा। गुजरात के महसाना जिले में टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। 19 साल के एक लड़के को जिंदा बचा लिया गया है। यह हादसा महसाना से 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ है। पुलिस ने बताया है कि जासलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। 7 मजदूरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। 2 से 3 मजदूरों के अभी भी मिट्टी में दबे होने का अंदेशा है। दशहरे के दिन हरियाणा के कैथल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक ही खानदान के 7 अरकान की मौत हो गई है। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है, जबकि 14 साल की बच्ची लापता है। पुंडरी के गांव डीग से एक खानदान कार में सवार होकर कैथल की तरफ जा रहा था। मुंदड़ी नहर के पास कार का तवाजुन बिगड़ गया, जिससे कार नहर में जाकर गिर गई। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, गहरी संवेदनाएं हैं, और इस दुख की घड़ी में हमारा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूँ। डीग एक परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाना में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई, और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है। और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है। अभी कंफर्म नहीं हो सका है। हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। कितने बजे सर निकले सर? कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीग गांव के रहने वाले। सर कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें सभी फीमेल चाइल्ड हैं और उनकी संख्या 4 है जो डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है, और 3 फीमेल्स हैं अडल्ट। और ड्राइवर अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं यहाँ पर, और ड्राइवर अभी जिंदा है। कौन सी गाड़ी थी सर? कैसे पता चला कि कैसे? अल्टो रिपोर्ट हुई है कि अल्टो कार। सर कैसे हुआ हादसा, कुछ पता चला सर कैसे हुआ? ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है। कार डिसबैलेंस होगी, ब्रेक फेल हो गया, क्या कारण रहा वो इन्वेस्टिगेशन में। तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस हादसे की आला सती जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। एनआईए के हुकाम काबरापेट्टी में जाए हादसा पर पहुंचे, जहां कल शाम दरभंगा मैसूर बागमती एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 19 लोग जख्मी हुए हैं। शुरुआती जांच में सिग्नल और रूट के बीच गड़बड़ी हादसे की वजह लग रही है। जाए हादसा पर पटरी की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। बागमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी मेन लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई थी और वहां खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हो गए और एक डिब्बे में आग लग गई। See, first and foremost was rescuing the injured. Fortunately, despite this serious incident, we were very fortunate not to have any casualties, and only 8 injuries were there. Within half an hour, all injured were shifted to the nearby hospital, that is Stanley Very Good Hospital, and some were also shifted to MMC, Madras Medical College, and mostly were simple injuries, and only 3 are grievous injuries, which are also, nobody is in danger. Means they have suffered fracture and minor fracture, so they are being treated, and by today evening we expect all of them will be discharged. हर हफ्ते
लगातार खबरें आती हैं रेल दुर्घटनाओं की, और ये ऐसी दुर्घटना है, इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने सिलेंडर रख दिया या पत्थर रख दिया। ये तो लूप लाइन पे गाड़ी गई और वहां एक मालगाड़ी से टकरा गई, तो आपकी सिग्नलिंग, आपके कवच, ये सब कहाँ है? और रेल मंत्री से तो अब सवाल पूछना ही अब बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो रील तक ठीक नहीं, मतलब उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको आप गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि कहाँ गई वो कवच, कहाँ है वो सुरक्षा? ये पूरा सुरक्षा कवच सिर्फ अपनी छवि के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है? मूलतः ये प्रश्न अब बहुत गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ वंदे भारत ट्रेन की फेहरिस्त हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेन के सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के, सेफ्टी इश्यूज को लेकर के, कवच को लेकर के पिछले बजट का प्रोविजन देखिए और इस बजट में उसकी चर्चा देखिए। अगर आपने कोई सिस्टम इवॉल्व करने की सोची तो अब तक उस पर कितने कदम चले? लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ किसी की भी सरकार हो, ये उचित नहीं है। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? मतलब झंडी हिला देना हर ट्रेन के लिए खुद प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मतलब हर वंदे भारत में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी होती, तो रेलवे सेफ्टी को लेकर के हम किससे शिकायत करें? रेल मिनिस्टर से नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हासिलात क्या हुए, और आलोचना के लिए नहीं, सार्थक एक पहल के लिए शुरुआत करिए। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को वजारत आला का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मरकजी वजीर और हरियाणा के साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी है। बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान ही इशारा दे दिया था कि अगर पार्टी जीत हासिल करती है तो वजीर आला के ओहदे के लिए पसमानदा तबके से आने वाले सैनी पार्टी की पहली पसंद होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब पंचकुला के सेक्टर 5 में दशहरा ग्राउंड में होगी। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। देश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। बैठक कब होगी सर? जल्दी ही होगी। मैंने कहा 17 तारीख को, मंत्रिमंडल 17 तारीख को शपथ ग्रहण है और हमारे मंत्री भी उसमें शपथ लेंगे। अमित शाह तो पहले कह चुके थे पंचकुला की रैली में कि नायब सैनी हमारे तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने पार्टी के एक चेहरे को आगे रख करके ये निर्णय किया था। हमारे विधायक दल नेता को चुनेंगे, उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलेगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने बीजेपी को दहशतगर्द पार्टी बताया है। मल्लिकार्जुन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सलों की पार्टी है, जबकि उनकी पार्टी ही दहशतगर्दों की पार्टी है। बीजेपी के लोग लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं।
मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्हें कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हरियाणा में जो हुआ उस पर वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क कह रहा है कि कांग्रेस जीतेगी, यहां तक कि बीजेपी के लीडर भी कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी सबब उम्मीद के बरक्स नतीजे आए हैं। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे। और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए? देखिए, ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। सारे सर्वेज में और धरातल की जो सारी रिपोर्ट्स थी उसमें कांग्रेस की बढ़त पूरे देश को दिखाई दे रही थी हरियाणा में। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चुनाव प्रक्रिया रही है उसको लेकर जो प्रश्न है उनका जवाब दे चुनाव आयोग। बहरहाल भाजपा के सभी छल कपट के बावजूद 40% के लगभग बराबर का मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित किया इस चुनाव में। तो ये मैं हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि अंत तक मेहनत की और बराबर सभी भाजपा के छल कपट के बावजूद बराबर का मत प्रतिशत, भाजपा के बराबर 40% के करीब हमारा जो मत प्रतिशत आया है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी भूमिका रहेगी, जो लोगों ने हमारी भूमिका बताई है, जो भूमिका रहेगी उसको हम अच्छे से निभाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाज़ हलकों की तरफ से आने वाले उन बयानों का जवाब दिया है जिनके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की हार का सबब इत्तेहाद का ना होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देते हुए कहा है कि हरियाणा में इत्तेहाद वाली कोई पार्टी नहीं थी, वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो बहुत से लोग इसका क्रेडिट लेते हैं और अगर हारती है तो लोग नुक्ताचीनी करते हैं। वहाँ नहीं है ना, देखो इंडिया अलायंस जहाँ है वाले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था, कोई अलायंस वाले। एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलके। अभी फ्रेश कंप्लेंट जो ईसी को किया क्या सर? अभी फ्रेश कंप्लेंट किया बोल के? अरे वो तो पुरानी न्यूज है, तुम आज पूछो। नहीं सर, जो अभी जम्मू कश्मीर में सरकार आई, क्या स्टेट का दर्जा मिलेगा? क्या 370 वापस आ जाएगा? अब हम तो पूरा कोशिश करेंगे, उनके लिए स्टेटहुड के लिए पूरा लड़ेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में असेंबली इलेक्शन के लिए सीटों की तकसीम पर जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने बताया कि तीनों पार्टियों में 200 से ज्यादा पार्टियां सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक राय हो गया है और हम देखेंगे कि छोटी पार्टियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 मीटिंग और होंगी और सीटों का बंटवारा 1-2 दिनों में पूरा हो जाएगा।
देखिए, लगभग 200 से भी ज़्यादा सीटों पर हमारा एकमत हो गया है तीनों पार्टी का। तो वापस 1-2 सीटिंग हमारे हो जाएगी तीन पार्टी की। उसमें जो हमारे छोटे छोटे घटक दल और भी मित्र है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार होगा। लेकिन 1-2 दिन में, आने वाले 2 दिन में ये पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा। जेएमएम की पार्लिमानी रुकन महुआ माजिद ने झारखंड में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अवाम देख चुके हैं कि कौन उनका खैरख्वाह है और कौन काम करता है। इत्तेहाद की सरकार और हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों के लिए जो काम करके दिखाए हैं, उसकी बुनियाद पर फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा। इस बार 2024 में हम लोग जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि जनता देख चुकी है कि कौन उनकी हितैषी है, कौन काम करता है। इतने कम समय में गठबंधन की सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम करके दिखाया है यहाँ के लोगों के लिए, तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा और हम लोग दुगुनी ताकत से काम करेंगे। जो काम अधूरा रह गया है, कोविड की वजह से काफ़ी समय बर्बाद हुआ था, उसे हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे। जहाँ तक गठबंधन के सीट शेयरिंग की बात आपने की है, तो 2019 के चुनाव में एक बात प्रमुखता से रखी गई थी कि उससे पहले के चुनाव में जो पार्टी, जैसे कांग्रेस, राजद, जेएमएम वगैरह का जो अलायंस था, उसमें कहा गया था कि जो कैंडिडेट फर्स्ट या सेकंड है उसे मौका दिया जाएगा। तो उस समय ये देखा गया कि जो सिटिंग थे उनको मिला और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन में थे उनको मिला, क्योंकि वहाँ फर्स्ट पोजीशन में हो सकता है अपोजिशन रहा हो। तो इस बार भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन के जो नेशनल जो मीटिंग्स हुए हैं उसमें कई में मैं भी शिरकत की हूँ, तो उसमें जितने बड़े नेता हैं देश के, हर पार्टी के, हमारे इंडिया गठबंधन के, सभी ने एक स्वर में यही कहा कि जो कैंडिडेट जिस पार्टी का है और वो जीत का सबसे ज़्यादा भरोसा दिला सकता है, जिसके पास उस तरह के आंकड़े भी हैं, जो सबसे ज़्यादा जीत के करीब है, उसे ही टिकट मिलेगा। पार्टी के नाम पर खाली ऐसे सीट बांटने के लिए नहीं दिया जाएगा, हारने के लिए नहीं दिया जाएगा, जीतने के लिए दिया जाएगा। तो हमारे तमाम आलाकमान, हमारे पार्टी के सब लोग इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील ये मामला है, चूँकि तो काफ़ी गंभीर है और बहुत जल्द इस पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। बातचीत तो होती ही रहती है, जब भी बड़े नेता मिलते हैं आपस में, वो सीट पर भी निश्चित रूप से बात करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात को पब्लिक के सामने पहले ही ला दिया जाए। जब समय आएगा तब निश्चित रूप से जनता के सामने सारी बातें आएंगी। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस के मुलजिम और बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत बढ़ा दी गई है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की मुद्दत 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। वाज़ेह रहे कि पहले इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक की जमानत मिली थी, जिससे गुज़श्ता 1 अक्टूबर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब इसमें मजीद 3 दिनों की तौसी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा जिला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर 1-2 इशूज़ थे। एक हमारा जो इसके साथ हॉस्पिटल का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है, उसमें कुछ कोर्ट के इश्यूज़ थे, वो हमने साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज़ थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख रहे हैं कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरीट में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ देख लूँ। उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे, उनका एक हल निकाल दिया जाए। उसके लिए आज हमारी मीटिंग थी। लंगेट में एक गायनीज वार्ड है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है लंगेट का, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस पर भी बात की, ताकि मंडे की रिव्यू मीटिंग के लिए आज हमने पहले ज़मीन पे आके ये देखा कि क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या करना बाकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन रूम की तरफ से हाइफा और तिब्रियास तक के कई दीगर शहरों के लोगों को फौजी इदारों के पास के घरों को खाली करने की वार्निंग दी है। हिजबुल्लाह ने शिमाली इजराइल में मजीद रॉकेट हमले करने का इंतबाह किया था। हिजबुल्लाह ने हमलों की एक नई वीडियो भी जारी की है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने बैरूत के मुज़ाफ़ात में सेहूनी हुकूमत के हवाई हमले की जगह का दौरा किया है। ईरान के कौमी असम्बली के स्पीकर बाकर आलियाफ, जो बैनुल अक़वामी पार्लिमानी इजलास में शिरकत के लिए जेनेवा जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले लेबनान के हुकाम से बातचीत और मज़ाहमती तहरीक की हमायत का ऐलान की गर्ज से बैरूत पहुंचे थे। मोहम्मद बाकर आलियाफ ने बैरूत में लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नब्याबरी से मुलाकात की है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बैरूत में उतरने के बाद जमाहिया के इलाके का दौरा करने पहुंचे, जहां उस वक्त इजरायली ड्रोन्स आसमान पर घूम रहे थे। इससे इजराइल को पैगाम मिला कि ईरान नाकाम नहीं होगा, हमें मौत से न डराओ, अगर आप गलती करते हैं तो आपकी कमर तोड़ ज़रबें लगेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने खुद तैयारे को बैरूत में ऐसी हालत में उतारा कि उसी वक्त सेहूनी हुकूमत ने हवाई अड्डे के अतराफ इलाके पर बमबारी भी की थी। वो लेबनान के अवाम के नाम सुप्रीम लीडर ईरानी हुक्काम का पैगाम लेकर गए थे। दरअसल ये सेहूनी हुकूमत के खिलाफ ईरान की ताकत का मुजाहरा था। स्पीकर खुद तैयारा उड़ाकर बैरूत पहुंचे। गुजरात के महसाणा में मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री में टैंक खोदते वक्त पेश आया हादसा। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को लेंगे हरियाणा के वजीर आला के ओहदे का हलफ। वजीर आजम मोदी भी होंगे शामिल। टेरर फंडिंग मामले में मुलजिम और बारामूला के पार्लिमानी रुकन इंजीनियर राशिद की उबूरी जमानत की मुद्दत में तौसी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया दहशतगर्द पार्टी, कहा वो लिंचिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। और इजराइल पर हिजबुल्लाह के ताजा हमले। ईरान के कौमी पार्लियामेंट के स्पीकर ने किया लेबनान का दौरा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। प्रणाम।